नमस्कार, मैं अमित सिंह। वैसे तो मैं ज़्यादातर हास्य रचनाएं लिखता हूँ। कभी कभी मैं लिख देता था, फिर मैं मेरी रचना सुना रही थी, मैं देखता था ये किसकी रची, तो मेरी रचना है, ये कौन सुनाने जा रहा है यहाँ पर। तो मैं जो लिखता हूँ असल में वो कुछ कहानियाँ होती हैं और उनको मैं किस्से के रूप में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब काव्य के रूप में। हास्य व्यंग होता है, जो समाज में घटनाएं घटती रहती है उनके बारे में कुछ लिखता रहता हूँ। तो अभी मैंने एक लेटेस्ट रचना लिखी थी कुछ दिनों पहले, सरकारी गर्लफ्रेंड। सरकारी गर्लफ्रेंड से मतलब ये है कि जैसे मेरे जैसे चेहरे वाले लोग होते हैं जिनके नसीब में गर्लफ्रेंड नहीं होती है, तो उनकी समस्या को ध्यान रखते हुए सरकार ने एक स्कीम लाई थी कि वो आप सरकारी कोटे से गर्लफ्रेंड ले जा सकते हैं। एक रसीद कटा करके अपना गर्लफ्रेंड ले जाइए और फिर अपना घुमाइए फिराइए, उसके बाद ला करके सही समय पर उसको जमा कर दीजिए। तो मैंने भी उस योजना का लाभ उठाया और एक सरकारी गर्लफ्रेंड किराए पर लाया। तो फिर उसमें उस क्या घटनाक्रम होता है उसको मैंने काव्य रूप में लिखा है, उसको आप सुनिएगा और बताइएगा कैसा है। बात बहुत पुरानी है, बात बहुत पुरानी है, एक अजीब प्रेम कहानी है। बात है बस एक रात की, मेरे ख्यालों और मेरे जज्बात की। मन ही मन मेरी बाछें खिली थी जब सरकारी कोटे से एक गर्लफ्रेंड मुझे मिली थी। मन ही मन मेरी बाछें खिली थी जब सरकारी कोटे से एक गर्लफ्रेंड मुझे मिली थी। एक रात गर्लफ्रेंड का फोन आया, एक रात गर्लफ्रेंड का फोन आया, गहरी नींद में था मैं, उसने मुझे जगाया। बोली जानू कल मेरा जन्मदिन है, बोली जानू कल मेरा जन्मदिन है। मैं पूछा बताओ क्या सीन है। वो बोली चलेंगे किसी थिएटर में, आइसक्रीम पिज्जा खाएंगे। वो बोली चलेंगे किसी थिएटर में, आइसक्रीम पिज्जा खाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम कर धीरे से सहलाएंगे। मैंने कहा चलकर किसी दूर पहाड़ी में आपके बर्थडे मनाते हैं तुम्हारा हम झाड़ी में। चलकर किसी दूर पहाड़ी में आपके बर्थडे मनाते हैं तुम्हारा हम झाड़ी में, और केक वही तुम काटना, केक वही तुम काटना, खिलाना मुझे नहीं किसी को बांटना। वो बोली नाना झाड़ी में कभी बिच्छू तो कभी सांप निकलता है, झाड़ी में कभी बिच्छू तो कभी सांप निकलता है, और मौसम चाहे जैसा हो पसीना अपने आप निकलता है। इसीलिए मैं झाड़ी में नहीं जाऊंगी, चलो बिनिया पार्क में वहीं बर्थडे मनाऊंगी। इसीलिए मैं झाड़ी में नहीं जाऊंगी, चलो बिनिया पार्क में वहीं बर्थडे मनाऊंगी। मैं बोला लाया हूं तुम्हें रसीद कटाकर, चुकाया है पूरा दाम। लाया हूं तुम्हें रसीद कटाकर, चुकाया है पूरा दाम। कम से कम कुछ तो करो तुम गर्लफ्रेंड वाले का। अंत में मेरी जीत और उसकी हार हो गई और वो झाड़ी में जाने को तैयार हो गई। अंत में मेरी जीत और उसकी हार हो गई, वो झाड़ी में जाने को तैयार हो गई। लेकिन बोली वहां तुम कुछ नहीं करोगे, वादा करो हाथ पर सिर्फ हाथ धरोगे। वहां पर तुम कुछ नहीं करोगे, वादा करो हाथ पर सिर्फ हाथ धरोगे। और जब उसको झाड़ी में के साथ में लेकर के उसको जाते हैं हम, फिर आगे का क्या सीन है। झाड़ी में जाने से पहले वो झाड़ी में से कोई बाहर निकलता है, तभी झाड़ी से निकलती एक बाला को देखकर वो उछली, तभी झाड़ी से निकलती एक बाला को देखकर वो उछली। अरे ये तो शीला की भाभी हैं, परसों इनकी शादी हुई थी, कल रात के घर से भागी हैं। और शर्मा अंकल थे झाड़ी में उस बाला के संग, शर्मा अंकल थे झाड़ी में उस बाला के संग। देखकर मुझको सामने अंकल रह गए दंग। मैंने पूछा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे, मैंने पूछा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे। वो बोले बेटा कुछ उधार लिया था अंदर, उसी की किस्त भर रहे थे। और शर्मा अंकल के पीछे से गुप्ता आंटी भी आई, शर्मा अंकल के पीछे से गुप्ता आंटी भी आई, मुझे देखकर सक पकाई। यह सब देखकर गर्लफ्रेंड का माथा फिर एक बार सटका, यह सब देखकर गर्लफ्रेंड का माथा फिर एक बार सटका। और ऐन मौके पर फिर उसने मुझे दिया झटका, फिर ऐन मौके पर फिर उसने मुझे दिया झटका। बोली मैं आ रही थी जींस टॉप पहनकर, मैं आ रही थी जींस टॉप पहनकर, तुमने मुझे बुलाया साड़ी में, नियत तुम्हारी ठीक नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं झाड़ी में। मुझे लगा है ये क्या खेल हो गया, बना बनाया प्लान मेरा फेल हो गया।
मुझे लगा ये क्या खेल हो गया, बना बनाया प्लान मेरा फेल हो गया। और तभी गर्लफ्रेंड ने मुंह से अपने गोली दागी, और तभी गर्लफ्रेंड ने मुंह से अपने गोली दागी। सर पर पांव रख कर वो सरपट वहां से भागी, सर पर पांव रख कर वो सरपट वहां से भागी। बोली रहना तुम फिर अब अकेले अपने टोटे में। टोटा मतलब जो है आदमी जैसे पहले था उसी तरह फिर आ जाए। रहना तुम फिर अब अकेले टोटे में, मैं जा रही हूँ वापस सरकारी कोटे में। और जाकर कूद जाऊंगी मैं बंगाल की खाड़ी में, मगर घंटा दोबारा नहीं आऊंगी अब मैं जाने। और एक छोटी सी और रचना है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने लिखी थी और इसी हिंदी वाला मंच पे जो है गोष्ठी में सुनाई थी। राजवीर भाई लोग और 2-3 लोग थे, उन्होंने काफी सराहना की, तो मैं उसको सुनाना चाहूंगा। अभी आप लोग देखेंगे एक कुछ दिनों पहले समाज में बड़ा ट्रेंड चल रहा था नीले ड्रम का, सभी लोग वाकिफ होंगे इस जो घटनाक्रम हुआ था। उसी पे मैंने सास बहू और नीला ड्रम का ट्विस्ट लिखा था एक, तो उसको मैं सुनाना चाहूंगा, आप लोग सुनिएगा। सभी जो शादीशुदा लोग हैं वो इस सब चीज को फील कर सकते हैं कि ज्यादातर घरों में ये सास बहू की साजिश चलती रहती है। उसी पे ये था। इसमें एक पात्र है पप्पू, जिसकी बीवी है और माँ है, और वो उन दोनों के बीच में पिसता रहता है। उसी के जीवन पर यह आधारित है। सास बहू की अंतहीन मैं कथा सुनाता हूँ, सास बहू की अंतहीन मैं कथा सुनाता हूँ, आज पप्पू के मन की व्यथा सुनाता हूँ। सास बहू की एक अंतहीन कथा सुनाता हूँ, आज पप्पू के मन की व्यथा सुनाता हूँ। जब सास खुद बहू थी, जब सास खुद बहू थी तब एकदम गऊ थी, जब सास खुद बहू थी तब एकदम गऊ थी। लेकिन जब से खुद सास हुई है बहू के गले की फांस हुई है, जब से खुद सास हुई है बहू के गले की फांस हुई है। बहू ना तो उसे निगल पाती है ना तो वो उगल पाती है, चलती है मायके के रिमोट से, बेटी के जैसे नहीं ढल पाती है। बहू की दाल कभी नहीं गलती थी, बहू की दाल कभी नहीं गलती थी, क्योंकि सास एक से बढ़कर एक चाले चलती थी। और मन ही मन सास भी बहू से डरती थी, मन ही मन सास भी बहू से डरती थी, इसीलिए अकेले में पप्पू के कान भरती थी। एक दिन माँ ने पप्पू को अकेले में बुलाया, एक दिन माँ ने अकेले में पप्पू को बुलाया। मैटर बड़ा सीरियस था, इसीलिए धीरे से समझाया। बोली बेटा कल बहू का जीजा आया था, कल बहू का जीजा आया था, साथ में 2 बोरी सीमेंट लाया था। कल बहू का जीजा आया था, साथ में 2 बोरी सीमेंट लाया था, और दोनों मिलकर नीला ड्रम खाली कर रहे थे, दोनों मिलकर नीला ड्रम खाली कर रहे थे। उसमें रखा गेहूं बोरियों में भर रहे थे। और कल इनके मम्मी पापा भी आ रहे हैं, इनके मतलब बहू के, कल इनके मम्मी पापा भी आ रहे हैं, इसलिए मैं और तेरे पापा अब गांव जा रहे हैं। और इसका बाप तो हमें पहले ही डस चुका है, इसका बाप तो हमें पहले ही डस चुका है, और तू भी इनकी मीठी मीठी बातों में फंस चुका है। लेकिन बहू भी कम खिलाड़ी नहीं थी, बहू भी कम खिलाड़ी नहीं थी। नई नवेली फॉर्च्यूनर थी, कोई बैलगाड़ी नहीं थी। दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दिमाग में अपना अगला प्लान बन रही थी। और तभी अचानक से बहू सामने आई, तभी अचानक से बहू सामने आई, उसे देखकर सास सपकाई। सास के बाद अब बहू के बोलने की बारी थी, सास के बाद अब बहू के बोलने की बारी थी, और बहू ने कर रखी आज पूरी तैयारी थी। सीखी थी मायके में जो तरह तरह की गालियां, आज वह सब अनवरत जारी थी। बोली तुम्हारी माँ ऊपर से देवी अंदर से चुड़ैल, तुम्हारी माँ ऊपर से देवी अंदर से चुड़ैल है, हरकतों से लोमड़ी और बुद्धि से बैल है। मेरी ननद जब भी आती है दोनों मिलकर मुझे ताने सुनाती है, मेरी ननद जब भी आती है दोनों मिलकर मुझे ताने सुनाती हैं। मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे खाऊं, मैं अवला बेचारी बताओ कहाँ जाऊं। और पप्पू बेचारा घर के खर्चे लिख लिख कर अपनी कलम घिस रहा था, पप्पू बेचारा घर के खर्चे लिख लिख कर अपनी कलम घिस रहा था। दोनों जबड़ों को भींचे अपने दांत पिस रहा था। पप्पू रहता है जब भी बीबी के साथ, लगता था हो गया है, और जब भी माँ के पास जाता उसे बीबी का विधवा रूप नजर आता।
और तभी पप्पू ने अपना फैसला सुनाया। तभी पप्पू ने अपना फैसला सुनाया। ऐसा बम फोड़ा कि सारे घर को जलाया। बोला मत रहना तुम दोनों किसी भरम में, मत रहना तुम दोनों किसी भरम में, वरना मैं जाकर बैठूंगा खुद नीले ड्रम में। मत रहना तुम दोनों किसी भरम में, वरना मैं जाकर खुद बैठूंगा नीले ड्रम में। तुम दोनों बस उसमें सीमेंट भर देना, तुम दोनों बस उसमें सीमेंट भर देना। मेरा क्रियाक्रम सब सीमेंट ड्रम में ही कर देना। लुढ़का देना ड्रम को गंदे नाले के पानी में, लुढ़का देना ड्रम को गंदे नाली के पानी में। वो जाऊंगा शहीद में अपनी भरी जवानी में। किसी के दिल का पत्थर तो किसी के आंख का पानी बनेगा, और यही नीला ड्रम मेरी शहादत की निशानी बनेगा। पप्पू की धमकी काम आई, पप्पू की धमकी काम कर गई। सास बहू दोनों डर गई, हाथ जोड़कर दोनों गिड़गिड़ाई। पप्पू की तरकीब काम आई, और नीला ड्रम ही पप्पू के लिए अब फरिश्ता बन गया था। नीला ड्रम ही पप्पू के लिए अब फरिश्ता बन गया था, और नीले ड्रम से पप्पू का एक गहरा रिश्ता बन गया था। धन्यवाद।